बड़ा ही खास दिन जिसकी वजह से आज हमारी पूरी कौम फख्र महसूस कर रही है। He was killed by Godse. Godse was an RSS individual. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इसमें खतरा इन्वॉल्व नहीं है। खुशी के मारे वो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। They were invented in 2004 in the UK Manchester में ही। भारतीय पटाखे का धमाकेदार जवाब आज भी है दुश्मन को याद। कौमी दिफा नाकाबिले तस्खीर हुए हो गए 27 साल। 1998 में आज ही के दिन चागी के पहाड़ों पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज अपने नाम किया। इस तारीखी कामयाबी की तफसीली दास्तान आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता होगी। हज का रुकने आजम वकूफ अरफा 5 जून बरोज जुमरात अदा किया जाएगा। सूरत हलाल कमेटी के ऐलान के साथ ही मंडियों की रौनकें दुगनी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारी के लिए जानवरों की भागदौड़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में 3 अमवात जबकि 7 अफराद जख्मी। कराची में भी बादलों के डेरे, अलबत्ता गर्मी में नरमी का कोई इम्कान नहीं। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ T20 सीरीज का आज से लाहौर में आगाज। फखर जमान और साइम अयूब पहली बार एक साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे, लेकिन फैंस की नजरें नौजवानों पर। साहबजादा फरहान, हसन नवाज, हुसैन तलब के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका। और बैतुल खला में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बवासीर का बाइस। नई रिसर्च ने मोबाइल फोन के 38 अफराद के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तकलीफ दे मर्ज से बचाव कैसे मुमकिन, करेंगे माहिरीन से बात। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और आज हम मना रहे हैं फैसल विद दिस गुड मॉर्निंग। बड़ा ही खास दिन जिसकी वजह से आज हमारी पूरी कौम फख्र महसूस कर रही है, महसूस कर रही है। और यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम में इस पूरे मामले पर हम बात करते रहेंगे, इसकी हिस्ट्री पर, अब क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में भी क्या सिचुएशन बनती दिखेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें हम कि मुल्क में ज़िलज का चांद जो है वो नज़र नहीं आया है, यानी कि ईद 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी पाकिस्तान में। मरकज़ी सूरत हाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मतला बार आलूद रहा और कहीं से चांद नज़र आने की शहादत नहीं मिली। तो इसलिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि यकम ज़िलज 29 मई जुमेरात और ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अजहा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। ऑल राइट, तो ईद तो होगी अब जनाब आली हफ्ते को, यानी कि 7 तारीख को। लेकिन आज जो हम दिन मना रहे हैं वो बार बार इस चीज़ को हमें याद दिलाता है कि चाहे हम तादाद में कम हो, चाहे हम साइज़ में कम हो, लेकिन अगर हमारे पास ईमान की ताकत है तो फिर हमसे कोई जो है हमारी जिसको आज़ादी उसको छीन नहीं सकता। और इसी की माजी की आज से 27 साल कबल एक ऐसे मुल्क ने ये ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि उसकी पहचान बना पूरी उम्मत मुस्लिमा की वो पहचान बन गया है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई कि खित्ते में अमन
की जो बैलेंस है उसको बरकरार रखने में ये कितना ही अहम इक़दाम हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट थी ही, लेकिन मुस्लिम उम्मा की स्टेबिलिटी के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट उस वक्त समझा गया। हाँ जी, आप क्या कर रही थी? डू यू हैव आप उस वक्त मेमोरीज? ऑफ कोर्स आई हैव मेमोरीज। पहले तो ये हुआ, आपको याद होगा जब भारत ने अपने एटमी धमाकों का टेस्ट किया तो पूरे ओवरऑल रीजन में एक खलबली मची हुई थी। फिर जब ये बिल्ड होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान कब करेगा, और फिर पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, तो द फर्स्ट मेमोरी एक तो वो कि हमने धमाके किए, वो पीटीवी की मेमोरी और वो आवाज़, एवरीथिंग, वो मेरे ख्याल में आज भी जब इस दिन की बात होती है ना, वो कानों में वो अनाउंसमेंट, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। शानदार शानदार ये मेमोरीज हैं। आई थिंक हम ये मेमोरीज कभी नहीं भुला सकते, और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी मेरे ख्याल में ये बताते रहेंगे कि ये हमारे लिए कितनी प्रेशियस है। और हालिया जो स्कर्मिश हुई उसमें अगर जो बुज़दिल दुश्मन पीछे रहा तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये एटमी ताकत भी थी। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, और एक आपको भी यौम तकबीर, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। 27 साल हो गए हैं। मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूँगा जाहिद साहब, आपकी उस दिन के हवाले से क्या मेमोरीज थी? क्योंकि हम तो वी वर लाइक वेरी वेरी यंग, हम पीटीवी का खबरनामा देख रहे थे एंड ऑल। आपकी क्या मेमोरीज हैं उस दिन के हवाले से? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल और सादिया, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। यौम तकबीर तो एक्चुअली नेशनल डे है जी। ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज हैं जी। जो 11 मई को जब इंडिया ने 11 और 13 को धमाके किए थे पोखरान में, तो 11 से लेकर 28 मई तक पूरी कौम इसी हजान से गुजर रही थी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी कि आया पाकिस्तान जो इंटरनेशनल प्रेशर्स है उसके नीचे कम कर जाएगा, घुटने टेकेगा, रिजॉल्व शो करेगा, कैसा बिहेव करेगा पाकिस्तान। तो वो हम मेमोरीज मेरी इसलिए बहुत ज़्यादा आई रिमेंबर दैट कि 28 मई को जी मैं और माय वाइफ हम अपने हनीमून पे जा रहे थे, और रास्ते में हमें ये खबर मिली थी, और हमने अभी आपने सुनवाई आवाज़, गालबन मैं टीवी के सामने तो नहीं था, बट जी मैं इशरत फातिमा है न्यूज़ कास्टर जो ये खबर दे रही है, तो आज लग रहा है कि ऐसे जैसे कल का दिन है। इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट डे। तो हम ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी में रेडियो ऑन था, और जब ये खबर मिली तो लिटरली आप यकीन कीजिए, एंड इट वाज रेनिंग, हैवी रेन थी जी मरी के एरिया पे, अपर टोपा के पास से हम गुजर रहे थे। तो उस वक्त हमने फिर गाड़ी रोकी और उधर ही फौरन हमने टेलीफोन किया घर वालों को कि जी दिस इज़ अ गुड न्यूज़ जो हमें मिली है। और हमने रास्ते में बल्कि एक होटल पे हमने कहा कि जी ज़रा भी चाय पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो पीपल वर आई मीन वो छोटा सा एक टीवी पड़ा हुआ था जी, कोई 14-15 इंच का, मेरे ख्याल 14 इंच का या 16 इंच का। तो उसके पास कोई बहुत से लोग 30-35 लोग इकट्ठे हुए, और बिल्कुल ऐसे जैसे वो टीवी के बीच में बैठना चाह रहे हो। दैट वाज अ ग्रेट डे जी। पाकिस्तान ने अपना जो अज़्म शो किया, रिजॉल्व शो किया, अनइमेजिनेबल। और आज भी आज आपने जी आवाज़ें सुनाई हैं तो और वो यादें ताज़ा होंगी। और ऑफ कोर्स अपनी आज़ादी की जो यादें होती है, अपनी जो रिजॉल्व की यादें होती है, दे आर ऑलवेज ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। उस वक्त जब ये हमने ये एटमी धमाकों का टेस्ट किया था, मेरे ख्याल में इतनी डेप्थ नहीं थी, ना मेरे पास होगी ना फैसल। अब उसकी डेप्थ हम समझते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है, और अब अपनी अब घर वालों को, बच्चों को, अपने ख़ानदानों में जो उनको बताते हैं। आज जो 7 मई को हुआ, जो भारत ने करने की कोशिश की, उसके ऊपर मुझे वापस आना है। इमेजिन करें अगर हम एटमी ताकत ना होते तो ये जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है भारत ने, उसके रिजल्ट्स कितने डिफरेंट होते मेरे साथ। देखिए सादिया, शायद हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते जी जहाँ आज पर है। पाकिस्तान को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया जी, ना बाहर सही करके अंडरस्टैंड किया, ना किसी ने ऑनेस्टली बताओ, शायद हम अंदर भी रहने वालों ने अपने मुल्क की, अपनी ताकत को, अपनी आवाम को, अपने रिजॉल्व को शायद अंडर एस्टिमेट ही किया है जी। देखिए पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी बेस्ड मुल्क बना, इसका सर्वाइवल चैलेंज किया गया। 6 से 7 महीने 8 महीने वाली स्टेट कहा गया कि ये इससे ज्यादा चलने वाली स्टेट नहीं है। और हिंदुत्व की एप्लीकेशन उस वक्त भी थी, वो माइंडसेट उस वक्त भी मौजूद था।
जो मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन गांधी और वो लोग ये चैंपियन करते थे कि ये जो रीजन है इसमें हम सारे इकट्ठे रह सकते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते थे। लेकिन वही गांधी जो मुस्लिम और हिंदू फ्रेंडशिप का चैंपियन हुआ करते थे, कायद आज़म और हमारी तो टू नेशन थ्योरी उस वक्त भी हम उसी के बेस पे बने, और आज ये साबित हो रही है बांग्लादेश और इन इवेंट्स की बात पे वो बिल्कुल सही थी। तो उस वक्त के गांधी जो चैंपियन करते थे अपनी मुस्लिम हिंदू दोस्ती को, he was killed by Godse. Godse was an RSS इंडिविजुअल। तो वो देख ले, वो उससे ये चीजें हिस्ट्री में साबित होती आ रही है। पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की डिफेंस का पैगाम देता है, ये पाकिस्तान के डिफेंस का पैगाम देता है, ये पाकिस्तान के पोटेंशियल का पैगाम देता है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई दोनों सरहदों का हिफाजत का जामिन है। आज अगर न्यूक्लियर ना हो, यही तो इंडिया कोशिश कर रहा है इस वक्त सादिया कि इस न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे वॉर क्रिएट की जाए, स्पेस क्रिएट, टेररिज्म, ये सब झूठ, फ्रॉड, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको यूज करने पड़े, क्योंकि कश्मीर की आज़ादी वो मुलायन करना चाहता है, और हम इस पर बहुत बातचीत कर चुके हैं। और दूसरा, वो पाकिस्तान को कमिटी ऑफ नेशन में हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। आज वो खुद भाग रहे हैं। आज यही शशि तरूर जो आज से कुछ अर्सा पहले कहा करता था कि इंग्लैंड के बारे में, वो कहा करते थे कि बरतानिया का जो सूरज है वो कभी गरूब नहीं होता, और सरकास्टिकली कहते थे कि वो इसलिए गरूब नहीं होता कि अल्लाह सुब्हाना ताला भी गॉड आल्सो डोंट वांट टू ट्रस्ट ब्रिटिशर्स। आई हर्ड हिम, यस। हाँ, तो कि जी वो तो अल्लाह भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहता। यही शंकर जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इसी वेस्ट को कहा करते थे कि यूरोप अपनी चीजें खुद ठीक करे, हम अपने मसाइल खुद ही हल कर लें। आज उधर बैक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दिस इज व्हाट दिस न्यूक्लियर हैज ब्रॉट टू अस। देखिए, ये हर पाकिस्तानी की आज़ादी का गारंटी है, ये हर पाकिस्तानी की सॉवरेनिटी की गारंटी है, ये हर पाकिस्तानी की जो आज़ादी का वो कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन, मेन प्रोटेक्शन वो यही है, और ये एक जिंदा कौम की निशानी है। व्हाई यू आर काउंटेड फॉर, वरना आप देख रहे पाकिस्तान दुनिया में 56 के करीब 50, 55, 56 के करीब इस्लामिक कंट्रीज है। आप अपना देख ले, हर कोई आप पे फोकस करता है। पाकिस्तान का रिजॉल्व देखें कि आप पे सैंक्शंस लगती हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप पे जंग मुसल्लत होती है, आप परफॉर्म करते हैं। जब भी इस मुल्क के ऊपर क्राइसिस आता है तो आप परफॉर्म करते हैं। हमने जी सादिया एंड फैसल यूनाइटेड नेशन में गया है, मैंने पूरे डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन, मैं अरब वर्ल्ड में, मुसलमान कंट्रीज में, अफ्रीका में, हर जगह जाता था। वो हमें एक खास नजर से देखते, कहते हैं यार तुम लोग डिफरेंट हो, यू हैव अ न्यूक्लियर, यू आर अ बिग मिलिट्री, यू आर अ बिग पावर, और ये न्यूक्लियर जो है, अब तो आप लोग डिफरेंट हो, हम ऐसे नहीं है। फिर आप देख ले, अभी बाकी मुल्कों की हालत देख ले कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। बट एनीवेज, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये स्टेबिलिटी का और ये डेटरेंस का प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रक्शन का नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन को रोकने का प्रोग्राम है। अच्छा, अब इसमें जनरल साहब आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी, इसी से मैं अपना अगला सवाल भी करूंगा कि यस, हमने हिस्ट्री की बात की, और यस अभी हमने रीसेंट पास्ट की भी बात की, नाउ लुकिंग एट द फ्यूचर। और भारत में मज़ीद भी इस वक्त डर का माहौल है, क्योंकि वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूएस ने भी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान जो है नाउ इट्स मॉडर्नाइजिंग इट्स बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स। अगेन वही बात कि ये हम अटैक के लिए नहीं, बल्कि वो जो हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया, उनकी जो बर्तरी है उसको हम मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर थिंग कि मतलब कि हम एक चीज़ करके सुकून से बैठ नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसको मुसलसल मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर में। देखिए फैसल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मिलिट्री एप्लीकेशन होती है या जो मॉडर्नाइजेशन होती है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ साथ ये इस प्रोसेस का नाम है। तो आप ये नहीं कर सकते। अभी देखें ना, पाकिस्तान ने जो अपना डिफेंस किया है इस मार्के में, जो बुनियादन मखसूस है, ये उस फील्ड में किया है जिसका आम पाकिस्तानी को शायद मालूम भी ना हो कि यहाँ से आपने उनके 4 जहाज पहले दिन जो उड़े हैं रफाइल, आपने इलेक्ट्रॉनिकली उनको इंगेज किया और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग, अम्बाला से टेक ऑफ किया, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर में। उनकी तो वो कहते हैं ना, टांगे उसी वक्त से कांपना शुरू हो गई थी कि व्हाट हैज हैपेंड, एंड वो इतने बंद गली में थे कि उन्होंने अगला एक्शन किया तो आपने उनके 6 जहाज मार गिराए।
आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पे गए हैं, आपने फिर ISR में जो इंटेलिजेंस और रिकॉग्निशंस है, स्पेस है, उसको आपने डोमिनेट किया है, आप फिर साइबर में आप डोमिनेट कर गए। तो इंडियंस वर शॉक्ड और उन्हें समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या। और पाकिस्तान के लोग भी इस तरह शॉक पे चले गए कि पाकिस्तान इन फील्ड में कहाँ तक चला गया। तो ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। देखिए, एनिमी के जितनी भी वो डेवलपमेंट करेगा, हमारा एक ही मकसद है, हमारी फौज का, हमारे डिफेंस का, हमारे दिफा का, हमारे न्यूक्लियर का, और वो है भारत। क्योंकि इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि भारत हमारे वजूद से नफरत करता है। भारत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को इनसाइड भारत और आउटसाइड भारत नहीं देख सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो मुसलमान उससे बर्दाश्त नहीं होता, उससे सिख बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे क्रिश्चियन बर्दाश्त हो रहा। हिंदुत्व के अलावा इस इंडिया को जो अपने आप को बड़ा सेकुलर कहता था, हिंदुत्व का माइंडसेट की एप्लीकेशन ये है कि वहाँ ना अपोजिशन है, वो मीडिया जिसका नाम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका काम करेक्शन लगाना है, जिसका काम वॉच डॉग होता है, जो अपनी कौमों को आगे लेके चलता है, वो गोदी मीडिया बन के उसने पूरे भारत को एक ज़हनी मरीज बना दिया। आज इंडियंस आप इनकी सोशल वेबसाइट्स पे चले जाए, इनसेन। अच्छा, अब लोगों ने इनको एंजॉय करना शुरू कर दिया जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली। देयर प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हुए शर्म आती है जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को कह रहा है कि अपनी रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है ही है। तो हमारी गोली तो आपकी गोली, फिर वो देख लो, 6 जहाज अपने उठा लो, वो अपने कचरे को। और जाहिद साहब, आपने महसूस किया होगा कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि अगर आप पानी रोकेंगे तो फिर खून बहेगा, तो इसके ऊपर उनको बहुत तकलीफ हुई थी। यू नो, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई उसकी डेप्थ क्या है। आई मीन नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जब आप लोगों से उनकी बेसिक नेसेसिटी ले लेंगे तो उसका कितने उसके नुकसानात कितने हो सकते हैं। एंड नाउ जब आप पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के मुसलमानों को ये थ्रेट करते हैं कि रोटी नहीं गोली देंगे, तो वो कोई नहीं क्वेश्चन करता। जी बिल्कुल। देखिए, he is in an insane mind। मैं कोई कमेंट नहीं ऐसा करना चाहता, बट he is a narcissist। भारत को चाहिए कि अब इसकी देखिए ना, फर्ज करें सादिया न्यूक्लियर जंग हो जाती है, खुदा ना करे ऐसी नौबत पहुंचे, तो 2 अरब लोग जो इस खित्ते के, इसमें इंक्लूडिंग इंडिया, अभी इंडिया देखे उन्होंने एक टारगेट कह दिया जी का एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो वो करते खुद ही हैं, क्योंकि अपना गांव में हमारी आज़ादी की जो तहरीक है, तस्वीर को उसको छुपाना चाहते हैं, और गुरबख्श सिंह को कभी मरवाना चाहते हैं अमेरिका में, निजर सिंह को आप कनाडा में जाके मरवा देते हैं, अमृतसर पे आप 5 मिसाइल फायर कर देते हैं, कुपवाड़ा में आप गुरुद्वारा गिरा को मरवा देते हैं, कश्मीर कुलभूषण जैसा मंकी हमारे पास बैठे हो। तो टेररिज्म तो आप खुद कर रहे हैं। बट एनीवे, कहते जी एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर ऑन रिस्पॉन्स। तो ऐसे मुल्क में जहां वॉर मॉन्गरिंग हो रही हो, जहां हर वक्त जंग, सुबह दोपहर शाम उनके लाउंजेस, ड्राइंग रूम्स, टीवी, हर जगह पे पाकिस्तान, जंग, लड़ाई, तो वहां पे हु वुड इन्वेस्ट इन दैट कंट्री? कौन आना चाहेगा उस मुल्क के अंदर? कौन उनसे राब्ता रखना चाहिए? ये तो अभी टेम्परेरी तौर पे अपने घमंड में ह्यूबरिस्टिक जो अप्रोच है इसकी, उसकी वजह से ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। दे आर डिनाइड। इनके अपने कमेंटेटर्स जो है, रात को मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के इनके करण थापर के साथ, उनके जो चेयरमैन है, CEO, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने इतनी क्रिटिक की है मोदी की पॉलिसी, और उन्होंने कहा जी बिगेस्ट लूजर इज द रीजन। वो रीजन की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे चूंकि चाइना के साथ कंपटीशन में, तो ये अपना इंस्टेबिलिटी ला रहा है। सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी ये लाएगा इंडिया के अंदर, और ला चुका है। इंडिया अपनी डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, खुद अपने पांव पे इसने कुल्हाड़ी मारी। और वैसे पाकिस्तान को क्या समझा हुआ है कि यहाँ कौम बसती है सादिया, यहाँ लोग नहीं बसते, यहाँ एक कौम बसती है। ये इलाका नहीं है, ये एक जमीन का मसला नहीं है, यहाँ इंसानों का मसला है। और ये जो मेजर साहब, जाहिद साहब, जो इस वक्त हजीमत का सामना भारत को करना पड़ा है, उससे तो बेहतर हमारे पाकिस्तान के लिए तो कुछ क्या ही होता कि आपने एक कौम को मज़ीद यूनाइट कर दिया। जो शायद कुछ थॉट्स थे, जो शायद हम इकनॉमिकली कुछ मसाइल हमारे थे, उसके बावजूद हम उससे और उभर के ऊपर आए हैं। तो पाकिस्तान के लिए इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और मौजू पर आपने हमसे बात की, हमारी खुशी को दुबारा भी किया। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ज़रा कुछ मौसम की बात कर लें, क्योंकि आज यौम तकबीर के हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के भी बात करेंगे। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मौसम की अपडेट ले लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हुई।
यालाबारी हुई। पंजाब की बात करें तो रावलपिंडी हो गया और दीगर इलाके हो गए, वहाँ पे शदीद हुई। फिर खैबर पख्तूनख्वा में रंडीकोतल, मानसेरा, शांगला, स्वात में बारिश हुई है और मुजफ्फराबाद के इलाके में भी इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं। ये फुटेजेस अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी हम दिखा रहे हैं। एक तो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। कई एक दो जगहों पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, मसाजिद को नुकसान पहुंचा है। कल मैं और फैसल यही बात कर रहे थे कि लैंडस्लाइडिंग का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शारा नीलम को बताया जा रहा है कि ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मियांवाली में भी आसमानी बिजली गिरने की वजह से नुकसान हुआ है। सो ऑल द पीपल जो कि चूँकि अब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं और गर्मियों के फ़ौरन बाद ये मौसम अभी आया है, तो प्लीज़ ज़रा ज़्यादा एहतियात करें। बिल्कुल। डीजी पीडीएम पंजाब इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइए पंजाब में क्या सूरत हाल रही है गुज़िश्ता जो एक हफ़्ते की बात कर लें, नुकसान कितना हुआ है इस मौसम से? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में जो अभी रीसेंट अलर्ट था 27 ऑनवर्ड्स, इसमें तो हमारा जो नॉर्दर्न साइड है, जैसे आपने पहले कहा, पिंडी में खास तौर पे और उसके साथ साथ जो मुल्हिका अजला है, इनमें बारिश हुई और बाकी थ्रू आउट पंजाब हमारा जो मेन एक हमें चैलेंज रहा वो 24 तारीख को जो एक विंड स्टॉर्म चला और डस्ट स्टॉर्म, उसमें खास तौर पे चैलेंज रहा और 124 मुकामात पर मुख्तलिफ हादसात हुए, जिनमें से तकरीबन 110 लोग वो जख्मी हुए थ्रू आउट पंजाब और 18 कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो उसी के पेश नज़र ऑलरेडी तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ था और इस वक्त एक रॉबस्ट कैंपेन के तहत पंजाब गवर्नमेंट और पीडीएम में पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर एक हम अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी हमारी वो डिजिटल, सोशल और प्रिंट मीडिया पे ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम आवाम को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट जो हमारा 24 तारीख का डस्ट स्टॉर्म था, उसमें एक लेसन ये हुआ कि मैक्सिमम आउट ऑफ द टोटल 124 इंसिडेंट, मैक्सिमम मोर देन 50-60% इंसिडेंट दे वर ईदर डायरेक्टली सोलर पैनल रिलेटेड और related to the attached structure of the solar panel। तो ये हमने फिर उससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसकी तैयारी शुरू कर दी और आवाम तक की आगाही पहुंचा रहे हैं कि अपने सोलर पैनल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स को जितना मजबूती से हम लगवा सके ताकि ये हम सेफ और क्लीनर एनर्जी की तरफ भी जाएं और फ्यूचर में हम नुकसानात से भी बच सकें। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक और चीज़ जो अब इस वक्त मेरे जहन में आ रही है कि हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर भारत की जानिब से चूँकि मौसम हमारे मिलते जुलते ही हैं, वहाँ बारिशें तेज़ होती हैं, फिर वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है, सैलाबी सूरत हाल यहाँ पैदा होती है। ऑलरेडी यहाँ बारिशें हो रही होती हैं, जो आबादी करीब रहती है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या इक़दामात पहले से उठाए जा रहे हैं? और ये जो अभी इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए फिर क्या इक़दामात हैं? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करूं कि इस वक्त अगर हम इंडियन साइड पे भी क्रॉस द बॉर्डर अगर उनके डैम, क्योंकि हम बिल्कुल रियल टाइम हम ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके डैम्स की सूरत हाल लें तो अभी तक 20 से 30% टोटल जो डैम्स हैं जो इंडियन साइड पे हैं, जिनमें भाखड़ा, थीन, पोंग डैम है और इन डैम में अभी 70 to 80% की गुंजाइश मौजूद है। तो पानी क्योंकि अब इतनी एक प्रेशियस कमोडिटी बन गया है, तो पानी तो तभी आपके पास आएगा अगर किसी के यूज से बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि ये जो रिजर्वायर की सिचुएशन है, ये अभी बताती है कि अभी 80% तक 70 to 80% उनमें पानी की गुंजाइश है। तो अभी इंडियन साइड से फौरन कोई बहुत बड़े पानी की ये उम्मीद नहीं है अगले चंद हफ्तों में और अगले आने वाले वक्त में। पाकिस्तान में भी हमारे जो मेजर रिजर्वायर्स हैं, मंगला को देखें या तरबेला को देखें, तो वो उनकी कैपेसिटी भी अभी बिलो 30% ऑफ देयर टोटल कैपेसिटी है। तो इसमें अभी हमारे पास काफी सारा मार्जिन मौजूद है और अगर एक अच्छा मॉनसून विद रेगुलर इंटरवल्स होता है तो वो इंशाल्लाह ब्लेसिंग होगी फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने सोलर पैनल की मजबूती से लगाने का जिक्र भी किया, कुछ वीडियोस भी सरफेस हुई हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं और उनको उड़ने से बचने के लिए लोग उन पे चढ़ गए हैं या फिर नीचे से उनको पकड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा लोगों की आगाही के लिए ज़रूर इस पर इंफॉर्मेशन दीजिए कि भाई आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, ये शायद दोबारा चीज़ें लग जाएंगी। और दूसरा ये भी कि वो लोग जो अब सफ़र करने की कोशिश भी करेंगे, बहुत सारे लोग,
अब पंजाब से तो लोग खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, कराची से बहुत से लोग मरी हो गया और इस तरह के पंजाब के इलाके हो गए, वहाँ जाते हैं, तो उनके जो मुसाफिर हजरात हैं उनके लिए भी कुछ आप मशवरे ज़रूर दीजिए इस मौसम में ख़ास तौर पे। जी बिल्कुल, मुसाफिर हजरात से यही कि जैसे आपने अभी भी कहा, मियाँ वाली में रिसेंटली ये स्काई लाइटनिंग इशू हुआ और उसमें कीमती जान का नुकसान हुआ। और अगर मैं इस साल का ही स्टेटिस्टिक्स अप्रैल में का ये बताऊं तो इसमें मल्टीपल डेथ्स हैं ड्यू टू स्काई लाइटनिंग। तो आगे आने वाला जो मौसम है इसमें थंडर स्टॉर्म, गरज चमक के साथ बारिश की प्रेडिक्शन है। तो जब गरज चमक के साथ बारिश होती है तो उसमें जरूर आसमानी बिजली के वाकयात हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के तवज्जुह से भी पब्लिक से यही होगी कि अलर्ट के दिनों में कोशिश करें कि अगर कोई सफर या बाहर अपना एक्सपोजर जो है आउटसाइड, वो अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है तो हमें जरूर करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और फैसल भी है हमारे लिए कि पंजाब में ख़ास करके छतें गिरने, दीवारें गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आप बारिशें हो रही हैं तो ऐसी जगहों से ज़रा दूर रहें, इनके साथ साथ चिपक के खड़े ना हो, इनके साथ साथ सोएं नहीं रात भर में। और अगर आपके घर ऐसा लगता है कि खस्ता है तो प्लीज़ आप भले से खुले में सो जाएँ, थोड़े दिन के लिए ये प्रिकॉशन ले लें, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली। चलिए अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर हाजिर होंगे तो मज़ीद आपका वेलकम बैक। पाकिस्तानी को पैमाने तारीख रकम कर दिए, हुआ ना बहारों फूल बरसाओ, नहीं, जब ये जाते हैं पहाड़ से निकलने तो गाना होता है पहाड़ों फूल बरसाओ। सरबाज खान आया, सरबाज ने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी माउंट कंचनजंगा, जिसकी जो एल्टीट्यूड है 8,586 मीटर, उसको कामयाबी से सर कर लिया। और इसी कामयाबी के साथ वो दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ी चोटियों को ऑक्सीजन की मदद के बगैर सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। बिल्कुल सरबाज, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। और लोगों के लिए कहा जाता है आसमानों को छू लो, आपने वाकई आसमानों को छू लिया, वो भी बगैर ऑक्सीजन के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुंगा को सर करने के बाद मेरा जो दिली ख्वाहिश थी, जो मैंने मिशन समिट 14 अनाउंस किया था 2017 पर्वत के बाद विदाउट ऑक्सीजन, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल बाद वो मेरा जो ख्वाब था, जो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, वो आखिर तक और आप यकीन करें सरबाज, आपने जिस तौर से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, यू नो, बीइंग द ओनली पाकिस्तानी एंड एज वेल, दुनिया में कितनी मिसालें हैं जो बग़ैर ऑक्सीजन के तमाम 14 चोटियां सर करते हैं, एंड एट दिस यंग एज, ट्रमेंडस। और जिस तरह जो आपका अपना बैकग्राउंड, जिस तरह से आपका ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई है, ये भी बहुत ही यू नो यादगार रहे। मेरे ख्याल में लोगों को ऐसे कम ही मौके मिलते हैं। अब आप जब खड़े होते हैं दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से, जब नीचे देखते हैं एक असिस्टेंट कुक का सफ़र फ्रॉम पोर्टर टू दिस, कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जब मैंने 2004 में, जब मैं 15 साल का था और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था, चुटियू में मैं K2 बेस कैंप तक, K2 की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस थी 50 साल तकरीबन, उसमें मैं गया। वहाँ से लेके ये जो दरमियान का जो ये 21-22 साल का जो सफ़र है, बहुत नशीब व फराज देखे, जिसमें मैं एज किचन स्टाफ, यानी एज ए किचन गुरु 6-7 साल काम किया, गाइड 1-2 साल काम किया। वो सारे, जब मैं भी टॉप CB पीक पे टॉप पे पहुंचता हूँ, तो वो सारे मेरे जो पास वो मुझे बिल्कुल उसकी तरह रील की तरह मुझे जहन में आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरा स्ट्रेंथ, वही मेरा पावर, उसी को मैं यूज़ करते हुए मैंने ये दुनिया के जो 14 पीक्स है विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं उनके फ्रिज में अपना मुल्क का, पाकिस्तान का और अपना फैमिली का अपना, तो ये मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में खुदा की तरफ से एक अजीम तोहफा है मेरे लिए कि मैंने ये। एब्सोल्युटली। सरबाज, जिस वक्त मैं आपका 2021 में अलियाबाद में इंटरव्यू कर रहा था और हमारे बैक पे राकापोशी थी, तो आपने उस वक्त कहा था कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। और उस वक्त जो आपने मुझे अपना रेज्यूमे, मैंने आपसे पूछा था
फिटनेस और ये वो, आपने जो मुझे जवाब दिया था वो आज तक जो है ना मेरे जहनों में गूंज रहा है। और आपने कहा था फिटनेस बस ये सामने पहाड़ है, इसको मैं चढ़ जाता हूँ, उतर जाता हूँ। ज़रा लोगों को बताइए कि एक माउंटेनर जो है वो एक को पैमाई की तैयारी कैसे करता है? इज इट जस्ट द रनिंग, या फिर किस तरीके से तमाम तर आप प्लानिंग करते हैं? अगर देखा जाए तो कोपेमाई लाइक फार्मूला 1 की तरह एक बहुत खतरनाक गेम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें खतरा इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि पहली गलती आपकी जिंदगी की आखिरी गलती तस्वूर करके ही हम क्लाइम करते हैं, खासकर से चोटियों पे। तो इसके लिए हमें एक तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरा ताल्लुक आपने कहा कि हुंजालियाबाद से, और मेरे सराउंडिंग आप देखते हैं तो 6-7 ऐसे पीक्स है जो दुनिया में माने जाते हैं, कपोशी और लेडी फिंगर, उल्तर 1, उल्तर 2, दीरान। तो यस, बचपन से वहां पे होने का एक प्लस पॉइंट है कि मेरी पैदाइश वहां पे हुई है, तो मैं यूज टू हूँ, लेकिन इतना भी यूज टू नहीं कि हमें विदाउट ऑक्सीजन स्पेस के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो सारे हुंजा वाले जा रहे होते हैं, इट इज नॉट दैट इजी। यस तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ से भी, ऊपर वाले की तरफ से भी है कि आप नेचुरली भी आप बने होते हैं 20-25%, लेकिन आपको अपना आप को ट्रेन रखना, हर रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैं अपने फिटनेस पे, मैं अपने उस पे काम कर हूँ, जिसका बहुत बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं इसमें बड़ा हेल्पफुल हो रहा है, हेल्प कर रहा है वही चीज़। तो किसी भी क्लाइंबर को अगर विदाउट ऑक्सीजन करनी हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, तो उसको लिए प्रैक्टिस, उसका सांस, खासकर फेफड़ों का बिल्कुल मजबूत होना, और उसके एक्सरसाइजेज, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली फिट होना। क्योंकि जब आप विदाउट ऑक्सीजन किसी भी 8000 पीक को क्लाइम करते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ ऐसे मुकामात आते हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना होता है। वो सबसे बड़ा के हामिल है। वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं 8000 मीटर से ऊपर, वो डिसीजन नहीं लेने की वजह से, अगर उनको हेप और हेज जो बेस्ट वो जो हमारे इसमें वो होते हैं, आपका फेफड़े फेल होना या आपका मेंटली स्ट्रेंथ हो जाना, तो इनमें आपके लिए फैसले करने के लिए आपको मेंटली फिट होना बहुत लाजमी है, फिजिकली से भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तसर मुझे बताइएगा, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, हमें आगे जाना है, लेकिन अगर 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 मौका, अगर आप मुझे बता सके जल्दी से कि अब क्या है आगे, सब कुछ तो पा लिया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत काम है। अच्छा। अभी तो मेरे कह सकते हैं कि मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये है कि मैं किस तरह अपने क्लाइंबिंग कम्युनिटी को, जो मेरे साथ कर रहे हैं, जो मैंने देखा है 21 साल, उनकी महरूमियों को देखा है बेचारों का, वो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर, मुझसे भी ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और फिर उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे हासिल करके मल्टीप्लाई करना, ये भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सरबाज, आपने वक्त दिया। इट वाज अ प्लेजर ऑन द शो। ओके, एक और पहाड़ सर करना है पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज़ होने जा रही है आज से। तो चलते हैं स्ट्रेट, सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, और इससे पहले जी सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, बांग्लादेश की टीम, क्या एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान से? एक न्यू लुक टीम है, नए लड़के हैं, सो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? और अब क्या बांग्लादेश को थ्रेट समझ सकते हैं हम, या इट इज़ गोइंग टू बी इजी विन? देखिए, बांग्लादेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बड़ा ख़राब है आजकल। यूएई से वो हार गए। यूएई जो है वो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने लास्ट ईयर जो है टेस्ट मैच हराया था, 2 टेस्ट मैचेस हराए पाकिस्तान को, तो होम ग्राउंड पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक थ्रेट है, लेकिन उनके अच्छे प्लेयर्स जो हैं बहुत सारे वो टीम छोड़ गए। शकीबुल हसन नहीं है, मुशफिकुर रहीम नहीं है, सोमिया सरकार जो है वो अनफिट हैं, तो लिटन दास जो उनके कैप्टन है वही एक थ्रेट आप कह सकते हैं। फिर उनकी बॉलिंग जो है थोड़ी सी बैलेंस है, अच्छी बॉलिंग है, इतनी बॉलिंग नहीं है। मुस्तफीज हैं, तस्कीन है, राना है, तो ये नाहिद हैं, तो ये 2-4 बॉलर जो हैं वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तानी बैटर्स को। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसमें नई लुक, आपने जैसे बात की, उसमें सबसे अहम चीज़ है नया कोच। माइक हैसन आए,
इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो जाहिर है और फिर उनको एक अच्छा कोच समझा जाता है। न्यूजीलैंड की कोचिंग की है, क्लब्स की कोचिंग की है, तो एक अच्छे कोच माने जाते हैं दुनिया में। और अभी उनके लिए मिकी आर्थर ने कहा कि इट्स ए वेरी गुड चॉइस कि माइक हैसन पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी भी हैं, बहुत सी नई भी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान टीम में कुछ आपको नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। बाबर आजम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान नहीं है। तो ये 3 आदमी थे पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन समझे जाते थे, वो तीनों नहीं है। उनकी जगह जो है अब कुछ नए प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिलेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सीरीज जो है उसके प्लस एंड माइनस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे यंगस्टर्स जो है इस अपॉर्चुनिटी से कितना फायदा उठाते हैं। डोमेस्टिक है, लाहौर है, अपनी पिच है, अपना ग्राउंड है, अपना क्राउड है। आपको अगर यहाँ भी आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप कहीं भी नहीं कर सकते। ट्रू दैट, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है, और पाकिस्तान जो है वो रिसेंट फॉर्म उसकी इतनी अच्छी नहीं लगी व्हेन इट कम्स टू द T20 एंड ऑल। ये एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें वो अपनी कोई भी फॉर्म जो वापस ला सकते हैं? देखिए, 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी फॉर्म को एक तो कंटेन करना, जैसे हसन नवाज हैं, वो PSL के बेस्ट बैटर और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट करार पाएँ, तो उनको अपनी फॉर्म को कंटेन करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे जो दूसरे बैट्समैन हैं, सबसे ज़्यादा साइम अय्यूब, जिनको 6 महीने पहले तक, जब तक वो अनफिट नहीं हुए थे, पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैटर समझा जा रहा था। रिकी पॉन्टिंग ने उनकी तारीफ की थी कि बहुत जबरदस्त बैटर है, तो ये उनकी तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से नीचे आ गए अनफिट होने के बाद सब आए। तो साइम अय्यूब है, उनको अपनी फॉर्म वापस लाना चाहिए। फखर जमान जो है वो PSL में कुछ मैच अच्छे खेले, कुछ खराब खेले, शेकी रहे, उनको अपनी फॉर्म को कंटिन्यू। देखिए, हमारा जो टारगेट है, बल्कि माइक हैसन ने भी ये कहा कि भाई मेरा टारगेट जो है वो 2 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है और सेकेंडली 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, जो तो यहाँ से आपको टीम बनानी है और आगे लेके चलनी है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने माइक हैसन गेम बिल्कुल ठीक हो गया। एंड आई थिंक हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम बन गया ना, उसमें ये भी ज़रूरी हो गया है कि तमाम तर प्लेयर जिसको मौका लगे उसको चौका लगाना है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क, चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं, तो अपनी बनानी है अगर शान और जान और अपनी जगह बनानी है तो भैया परफॉर्म करना पड़ेगा इन 3 मैचेस में। थैंक यू सो मच सैयद साहब हमारे साथ मौजूद था। हम एक ब्रेक जाते जाते लाहौर का वेदर हम चेक कर दें, वहाँ बारिश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आज मैच होगा ज़बरदस्त एंड ऑल। हम ले रहे हैं ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और आज एक अजीम दिन तो है ही, यौम तकबीर हमारी पूरी कौम मना रही है, और आज पूरे दिन ही इसके हवाले से तकारीब भी जारी रहेंगी और गुफ्तगू भी रहेगी। और मेरे ख्याल में जो लास्ट मिस एडवेंचर भारत ने किया, उसके बाद हम कभी भी इस नेमत को नहीं भूल पाएंगे और इसको हमेशा सेलिब्रेट करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम आपको हमारे शो में। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरे ख्याल में इससे बड़ा हमारे लिए फ़ख्र का दिन आज के मौके पर तमाम तर सिनेरियो को कंसिडर करते हुए हो नहीं सकता जी। इसमें कोई शक नहीं है कि 28 मई 1998 हमारी तारीख का वो दिन है जो इस कौम के लिए जिस पे जितना फख्र किया जाए और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, 5 धमाके किए और चारी के मकाम पर मैं मौजूद था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। और ये धमाके जब हुए तो मियां साहब की खुशी का आलम देखने वाला था, और साथ ही हमारा भी पूरी कौम का एक्चुअली वो दिन ऐसा था कि खुशी के मारे वो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इसमें हमारी कौम इस पे जितना फख्र करे वो कम है, और ये वो दिन है जो पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान आज वो कुव्वत बन गई है कि इस खित्ते में उसको कोई बुरी नजर जैसे नहीं देख सकता।
और वो हमने साबित किया है। आपने देखा कि हाल ही में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उसमें हमारे तरफ से जो जवाब उनको मिला उस पर हमें फख्र है, अपने पायलट्स पे और अपने जनरल्स पे और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, जो आज फील्ड मार्शल माशाल्लाह बन चुके हैं। एंड ही डिजर्व बीइंग फील्ड मार्शल, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है और जो हालात पैदा किए हैं वो यकीनन ऐसे हालात हैं जिसपे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। आज पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की कुव्वत अपनी जगह, लेकिन उसके जो माशाल्लाह पायलट्स और उनके जो फाइटर्स हैं, चाहे वो फौज में हैं चाहे वो नेवी में हैं, जहाँ भी हैं, पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपका हौसला बतौर कौम, आपका स्किल भी मैटर करता है, आपका अज़्म मैटर करता है। भारत अभी भी बाज नहीं आ रहा। भारत भले से उसकी टांगें कांप रही हो लेकिन भड़कियां मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि जी रोटी की जगह आपको गोली दी जाएगी। फिर अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अभी बस इस सिंतास मुआहदे को रोका है, अभी उसी पर आपके जो है पसीने छूट गए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जी जी, वो तो देखिए ना, हिंदुस्तान के ये पहली दफा नहीं है जो वो भड़के मारता है। भड़के मारना तो उनकी ये तो आज की बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि पीछे जो वॉर लाइक सिचुएशन की बजाय जो वॉर हुआ है हमारे यहाँ 1971 की देख लें, उसके बाद जो हमारे हुए हैं उनसे, और जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हो रहे हैं वो तो आज भी हो रहे हैं और थ्रू आउट होते रहे हैं। भारत की तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो ये अपना एक वतीरा बना लिया है कि कुछ हो या ना हो, बस बॉर्डर पे इनको बिजी रखें और इनके डिफरेंट जगहों पे जो है वो धमाके जो हैं वो करते रहे। तो इस दिन का मंजर जो है वो हमारी कौम और लोगों के लिए जितना इस पे फख्र किया जाए वो कम है। बिल्कुल। अच्छा झगड़ा साहब, वो यादें ज़रा आपके साथ ताज़ा करना चाहते हैं, बिकॉज़ एक तो आप उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे, चागी पहाड़ पर आप खुद कह रहे हैं कि आप मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे, लेकिन उससे पहले एक केओस भी होगा क्योंकि भारत अपने टेस्ट कर चुका था, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था और पाकिस्तान को ज़रूर ही उसका जवाब देना भी था। तो वो माहौल क्या था, ज़रा हमें बताइएगा। नहीं सॉरी, माहौल उस वक्त क्या था 1998 का, वो माहौल जब भारत एटमी टेस्ट कर चुका था, पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था, खित्ते में बैलेंस की ज़रूरत थी, आप हुकूमत में थे, उस वक्त पाकिस्तान में क्या माहौल था? आप हुकूमत में खुद भी थे, आपने क्या विटनेस किया? देखिए जी, उस वक्त भी माहौल हमारे मुल्क में हमारी कौम का अल्लाह के करम से ये रिकॉर्ड है कि वो किसी थ्रेट से घबराए कभी नहीं है, बल्कि जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो हमारी पूरी कौम खड़ी हो जाती है। ये आपको याद होगा कि हमारी कौम जो है लाहौर और दूसरे एरियाज में से हमारे लोग निकल आए थे और उन्होंने कहा था कि हम फौज के पीछे खड़े हैं और सीधे सफर होकर खड़े हैं और हमें इंशाल्लाह कोई इस सिलसिले में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़फ़र साहब, मुझे ये यू हैव समथिंग टू से। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान को फ़तह मिली है, हमारा मुल्क एक एटमी ताकत है जो सिर्फ पाक बीच के रवाबित के लिए बेटर नहीं है, इसलिए भी ज़रूरी है कि ख़ित्ते में कितनी स्पेस पाकिस्तान को इसकी वजह से मिल गई है। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से? मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि भारत को जो हालात गुजरे हैं और जो जवाब हमारे कौम ने और हमारी फौज ने उनको दिया है, उसके बाद भारत की आंखें खुली होनी चाहिए, बल्कि आवाम उनके जो है उनको ये एहसास हुआ है और आज मोदी के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है वो इसी वजह से उठ रही है
कि भारत के लोगों ने ये महसूस कर लिया कि हमें जो मुंह की खानी पड़ी है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही कर सकता है हमारे साथ। और अगर हम अपने आप को पर्दे में रखना चाहें कि हमारी हिंदुस्तान की और जो बेइज्जती हो गई है वो ना हो, तो यही है कि हम आराम से बैठे रहें और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश अब हिंदुस्तान की तरफ से होगी। अवाम ने तो ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो। ठीक है जफर साहब, एक अहम बात ये भी है, इस वक्त जो पूरी कौम मुत्तहद हो गई है इस पूरी सिचुएशन के बाद, ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद इसमें जो हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपनी न्यूक्लियर सलाहियत में हमारा सफ़र कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कि हमें मज़ीद आगे किस तरह से चलना होगा जब हम अपने डिफेंस की बात करते हैं? देखिए जी, डिफेंस की बात में पहली बात तो हमारी एटमी कुव्वत अल्लाह के करम से अमेरिका ने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान हमसे वन स्टेप अहेड इसलिए है कि जो फार्मूला उनको डॉक्टर कबीर ने दिया था वो हमारे पास आज भी नहीं है। और इस सूरत में इनका एटम बम जो है वो हमारे जो एटम बम का सिस्टम है वो पाकिस्तान इज वन स्टेप अहेड ऑफ अस। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि मैं दूसरे प्रोग्राम में पहुंच रहा हूँ तो आपसे रहता हूँ यहाँ पर। बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इस अहम दिन पर हमारे साथ शेयर, और यकीनी तौर पर कौम को फ़ख्र भी है। और एक जानिब तो भारत की टांगें कांप रही हैं और भारत डर में मुब्तला है, और ऐसे में मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम के अज़्म को जिस तौर से बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो ISPR की जानिब से हो, चाहे वो दीगर सेलिब्रिटी सिंगर्स की जानिब से हो, वो भी एक अलग ही अहमियत है उसकी। ऐसे में एक ख़ास आज के दिन की मुनासबत से जो सॉन्ग तैयार किया गया है वो आपके सामने दिखाते हैं, आप पेश करते हैं, आप इसे एंजॉय कीजिए। And we are pro the night that वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद कुर्बान जो है उससे कबल एक समा तो बन चुका है और उसके नताइज जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आना अब शुरू हो चुके हैं, अब तक मौसूल हुए हैं। एक और नतीजा आपको दिखाते हैं कि जब जानवर आता है तो उसके साथ आप खुद जानवर नहीं बन जाते, बल्कि क्या कुछ करते हैं आप वरना फिर वो जानवर जो है ना आपको इंसान का पुत्र बनाता है। कैसे? देखें ज़रा देखें व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब कि समझ से बाहर है कि इतनी सारी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे फैसल फ्लोट कर रही हैं और हैरानगी होती है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स हैव अ लुक एट इट। वैसे तो दिखा दें अगर, ताकि हम इस पर जरा तबसरा भी कर सकें ना, मैं और फैसल इसको एंजॉय कर सकें। इसको एंजॉय क्या करना है, मतलब कि जब आप एक तो होता है ना, हम इसको कहते हैं अरे ये हमारी सकाफत है, नहीं है भाई हमारी सकाफत, थोड़ी अकल को हाथ लगाएं, थोड़ा कुछ तो सोचें कि जब आप एक क्लोज्ड एरिया में इस तरह करेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, इसमें भी है कि जानवर कब जानवर बन जाए आपको अंदाजा नहीं है। तो ये एक भाई साहब हीरो बन रहे थे फ्लैट की पार्किंग में, नहीं, लेकिन सारी हीरोगिरी एक और भी चीज़ बताऊं, देखो जानवर के साथ हम बार बार ये बात करते हैं कि जी आप अच्छे से बर्ताव करें वो करें। आप जानवर के गिर्द जब झमकट्टा लगा लेंगे, उसको आपने ट्रैवल कराया है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए हैं और फिर आपने उसको मुसलसल खींच रहे हैं, बांध रहे हैं, 10 लोगों को उसको दिखा रहे हैं, तो भाई जानवर अनकंफर्टेबल आता है, उसको हो जाता है, उसको लगता है कि उस पर अटैक किया जा रहा है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। वरना ये वो जानवर हैं जो अपने मालिकों में या व्यापारियों के साथ सालों साल से बंधे ही हुए थे ना। तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हैं। हाल बता दूं ना, एक जानवर जो कि बच्चे शाम में घुमाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं चल रहा था, तो उनके किसी बड़े ने, जो सो कॉल्ड बड़े हैं, उस जानवर की दुम मोड़ी है और वो चलने लगा है। अब आप खुद सोचें कि आप अगर चलना ना चाह रहे हो और कोई आपके हाथ मोड़ के बोलेंगे चल मेरा भाई, बाल नोच दे, तो क्या करेंगे आप? तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि खाकम बदन, एक तो ये टिकटॉकर्स और ऊपर से तमाशबीन, ये कुछ करवा के छोड़ेंगे, उसके बाद ही किसी को होश आएगा। कुछ करवा के क्या छोड़ेंगे फैसल, ये होता है। कितने सारे वाकयात ऐसे नजर आते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है आलिजा, उनसे जरा बात करते हैं। आलिजा, एक तो ये कि इस वक्त मंडी में क्या गहमा गहमी है, क्या रेट्स चल रहे हैं? अब ईद की अनाउंसमेंट जो है वो सैटरडे के लिए आ गई है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल है, बताइएगा।
देखें, इस वक्त इस्लामाबाद की मरकज़ी बकरा मंडी पर मौजूद है। इस्लामाबाद के 6 मकामात पर मंडी लगाई गई है, लेकिन अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का जो मिजाज है उसके ऐन मुताबिक इस वक्त मंडियों में शदीद आप कहें कि सन्नाटा है और हमें 15 से 20 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। ताहाल एक भी ख़रीदार नज़र नहीं आया। फाइनली एक ख़रीदार यहाँ पर और हमने इनको धर लिया इनसे बात भी करेंगे। और मेरे कब में आप देख सकते हैं ये खुशाबी नस्ल के खूबसूरत जानवर हैं, जितने ये खूबसूरत हैं रेट भी उतना ही बढ़िया। और ये जो व्यापारी है इनका ये कहना है कि जो पिछले साल हम 6 लाख का दे रहे थे, इस साल हमने उसका रेट जो डिमांड कर रहे हैं वो 9 लाख है, और जो 4 लाख का है वो 6 लाख का है, जो 10 लाख का है वो 15 लाख का है। अब बताएं भाई, आप कोई रहम करें, इतनी महंगाई क्यों की हुई? आप ये बताइए कितने का? इसकी डिमांड कर रहे हम 6 लाख। 6 लाख जी, क्योंकि पिछले साल जो चोकर था वो 700 रुपये था, अभी उसकी कीमत 1200-1300 चली गई है। तूड़ी है वो मन थी पहले 600-700 की, अब वो 1400-1500 पे चली गई है। 6 लाख आप डिमांड करें, मैक्सिमम कितनी प्यार मोहब्बत शफकत उल्फत राहत करेंगे? कर लेते हैं, खरीदार का भी ख्याल करते हैं, फिर अपना भी मार्जिन रखना होता है। मैक्सिमम ये वाला कितने का देंगे? ये हम दे देंगे तकरीबन 480-490 तक दे देंगे। 480 तक जो देख रहे हैं वो सुन लें कि ये 6 लाख वाला हमने 480 का करवा दिया है। इनके पास पांडा भी है, मैं चाहूँगा थोड़ा उज़ैर भाई जूम करें। ये जो ब्लैक और वाइट नज़र आ रहा है ये पांडा है, और पांडे का कितना डिमांड करें? पांडा इन्होंने बहुत महंगा लगाया। पांडा कितने का है? 8 लाख डिमांड कर रहे हैं। पांडा 8 लाख है, और ये 8 लाख क्यों की? असल में इसको हमने बड़े शौक से पाला है। जी, तो आप पांडा लेने के लिए तैयार हैं? भाई वो रेट मुनासिब करेगा तो फिर बात बनेगी, नहीं करेगा तो फिर तो बात नहीं बन सकती ना। खरीदने के लिए आए, मैं बताएं पांडा कितने का? असल में यहाँ पे मुझे हो गए, मैं 21 तारीख को आया था यहाँ पे, सबसे पहले डेरा। फाइनल बताएं, लाइव जा रहा है आज, सौदा कराएंगे लाइव ही। बताएं कितने का? आप बताएं कितने का लेना है आप? मैं जो बोलूँगा आपको 80 बोलता आ जाएगी। बताएं। मैं तो कहता हूँ 3 लाख रुपया लें तो मैं देखें जो मेरी जेब इजाजत दे रही है। ये 3 लाख रुपए दे रहे हैं। मुझे लगता है गेम बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा मामला जो है ना ऊपर नीचे है। हम कोशिश करते हैं, ये सूरत हाल है, आपको मंडी से अपडेट कर रहे हैं। ओके जनाब, 6 लाख के 3 लाख लगे। आलिजा हमारे साथ ही रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ बीच में मुकमुकाव हो, कोई मिडिल प्राइस हो, क्योंकि एक तरफ 6 लाख और अगले ने वही बात कर दी कि 20,000 का कालीन 200 रुपए में दे दें। नहीं, लेकिन वो भी 6 लाख से एकदम से 460 480 में आ गए थे ना। जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ के रेट्स भी जान लेते हैं कि कितना मार्जिन है नीचे आने का। अफजाल, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ उधर इस्लामाबाद में तो कहाँ 6 से 480 पर आ गए, तो यहाँ पर कितना मार्जिन है नीचे आने का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में, और इस मवेशी मंडी का बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये कल से इसका आगाज़ होगा, और जो जानवरों की आमद का सिलसिला है मंडी में वो जारी है। इसके साथ साथ इक्का दुक्का ख़रीदार भी आ रहे हैं, क्योंकि कुर्बानी ईद कुर्बान जो है वो बिल्कुल करीब है। और हमारे साथ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद, सुबह जो हैं उन्होंने मंडी का रुख किया है। सर, मंडी अभी बाज़ाब्ता तौर पर लगी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने जानवर देखे हैं, क्या रेट चल रहा है, क्या कहेंगे इस बार? सर जी, जानवर अभी तो बहुत महंगा है, और वो कीमत ख़रीद जो है इसकी पहुंच से बाहर है अभी आवाम के। तो इंशाल्लाह भी मेरे ख्याल में कल परसों से कोई जानवर आता है तो शायद मंडी को बेहतर हो। असल में पिछले साल आप कहते हैं कि बकरा जो है वो छोटा जानवर शॉर्ट हो गया था, आखिरी दिन बिल्कुल मिला नहीं, तो उसी का रुझान चल रहा है। अभी जब जानवर आएगा, कहाँ कम होगा, तो फिर इंशाल्लाह मंडी थोड़ी सी बेहतर होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ख़रीदार आए हैं उनका कहना है कि अभी जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। चूँकि अभी मंडी में जानवर कम है इसलिए रेट ज़्यादा है। जब जानवर ज़्यादा आएंगे तो फिर रेट जो है बाज़ाब्ता मंडी लगेगी तो फिर ज़रा रेट और डिफ़ाइन होंगे। अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस हवाले से आगाह करें। पेशावर पर ज़रा माहौल तो बताएं आसिफ शहजाद, क्या चल रहा है उधर? सैटरडे को ईद है, कोई उसके बाद गहमा गहमी हुई है, और रेट्स के हवाले से बताइएगा। हर कोई रोना रो रहा है, बड़ा महंगा जानवर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की रिंग रोड की मंडी में, जहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर लाए गए हैं। यहाँ पर जो है चोलिस्तान गए जानवर हैं जिनके जो रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। गाहक और जो व्यापारी हैं उनके माबेन जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। चोलिस्तान से लाए गए ख़ास नस्ल के बैल हैं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं और ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहते हैं, इन बैलों का क्या मांग रहे हैं? ये अभी चोलिस्तानी नस्ल है, इसका मांग रहे 6.5, ऐसा पैनल हम दे रहे 5.5 या 5 तक ऐसा दे रहे हैं पैनल पे। और जो आपका लोगों का पसंद है, अभी ये भाई लोग आया है, ख़रीदार है, ये मांग रहे हैं, वो नसीब का बाद है, और आगे जो नसीब है वो मिलेगा।
जी बिल्कुल, नसीब की बात है। सर क्या कहते हैं आप, आपको कौन सा जानवर इसमें पसंद आया और क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर तो बहुत पसंद है मेरा, लेकिन डिमांड है तो 6.5 बोलते हैं ना, हम कह रहे हैं कि 4.5 में दे रहे। जिसका 5.5 से 6 लाख रुपए मांगा जा रहा है, तो ग्राहक जो है वो 4-4.5 लाख रुपए देने पर रजामंद है। तो उनके जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो जारी है। ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि इतने बड़े रेट पर जब आप लेकर आते हैं जानवर, तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए कि वो कितना नीचे आ सकता है। हमारे नुमाइंदगान लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं हीरो पाकिस्तान के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जिन्होंने एक अलग ही मिसाल कायम की है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर माहिरा अब्दुल गनी की, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंसेस पढ़ा, वहाँ से मेटलर्जी पढ़ी, ग्रेजुएशन पाकिस्तान से किया और फिर इस यूनिक फील्ड को चुना, और ना सिर्फ चुना बल्कि इसमें अचीवमेंट हासिल की। ख़ास तौर पे जो नैनो फैब्रिकेशन है उसके साथ में फिर 2D के जो चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, और फिर स्टेम सेल में ख़ास तौर पर उन्होंने जो महारत हासिल की और उसके लिए एक सेंटर कायम किया। जो आने वाले और पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए किस तरह से ये अपना किरदार अदा कर रही हैं, इस सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर माहिरा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपने पाकिस्तान का सर तो फ़ख्र से बुलंद किया ही है, लेकिन आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आपने एक अलग फील्ड चुनी। मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ, सबसे पहले आपकी अचीवमेंट्स के बारे में मुझे बात करनी है आपसे कि वर यू नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग एंड दैट यू रियली थॉट कि आपको मटेरियल साइंसेस की तरफ जाना है? व्हाट रियली हैपेंड? Firstly, thank you so much for having me and such a kind introduction. This question has come across a lot कि मैंने material science choose किया है. It's very unique. Yeah. But actually, material science जो है वो it's a branch of engineering. और पाकिस्तान में मैंने material science engineering ही की थी. So I am trained as an engineer. Right. लेकिन material science is very interesting क्योंकि इसमें आप फिजिक्स के साथ भी डील करते हैं, केमिस्ट्री के साथ भी और मैथमेटिक्स के साथ भी, बट लुकिंग इनटू द मटेरियल्स दैट गो इन एवरी डायरेक्शन। तो आप बायो मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सो आप बहुत सी डायरेक्शंस में जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू गो इनटू दिस डायरेक्शन। राइट। अच्छा, सिंस आई एम अवेयर कि आपने एरास्मस मंथ स्कॉलरशिप हासिल की, एंड मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं हो सकता है बहुत सारों को पता हो, और जिनको नहीं पता, आई वांट टू टेल देम दैट्स नॉट इजी टू गेट एरास्मस स्कॉलरशिप। मतलब उनका जो स्केल है वो बहुत हाई होता है। सो उसके लिए क्या तैयारी की, ऑल्सो क्या ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, क्या मेहनत रही, और ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि स्कॉलरशिप तक पहुंचना अपने आप में एक अलग जद्दोजहद है। Erasmus Manas scholarship is given mostly for masters जो अंडरग्रेड कर चुके होते हैं, और उसमें यह है कि आपके लिए आपकी प्रिपरेशन, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, दे ऑल प्ले अ बिग रोल। और आपके ग्रेड्स, द कंपटीशन, नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, आई वुड एग्री 100% ग्रेड्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली बिकॉज on each program they choose only 1 or 2 people from Pakistan. तो आई वुड से कि जो इंजीनियरिंग में इस वक्त स्टूडेंट्स हैं सारे पाकिस्तान में, ग्रेड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज बिग स्कॉलरशिप्स। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी, अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है, देन यू आर रियली एलिजिबल एंड देन यू कैन पॉलिश योर अदर फर्दर सर्टिफिकेशन और स्किल्स। सो आई थिंक मेरे लिहाज से, मेरे नज़दीक भी बहुत था कि आई ऑलवेज टू केयर कि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो इट शुड बी ऑफ सर्टेन लेवल, and then I tried to improve my other aspects. And of course it is challenging, and like I'm seeing right now, Pakistan is really one of the countries where we have a lot of students going for Erasmus now. Right, yes, I agree with that. और मेरे ख्याल में आप आज हमारे प्रोग्राम में हैं, आपकी अचीवमेंट वैसे भी लोग देखेंगे तो वो इस तरफ ज़रूरी सोचेंगे, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द स्पैन ऑफ टाइम आपको अपने ग्रेड्स को मैनेज करना होता है। इंजीनियरिंग वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इट टेक्स ऑल दैट यू हैव, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ भी, और अगर आप इसमें मास्टर्स करने जाएँ एंड देन अब्रॉड की जानिब जाएँ। मुझे ज़रा 2D मटेरियल को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने, अपनी रिसर्च बारे उसमें बताइएगा, व्हाई डिड यू थिंक अबाउट इट, और फिर सिंस आई एम अवेयर कि आपने उसमें अवार्ड्स भी लिए,
और फिर ना सिर्फ ये आपने कैम्ब्रिज को उनके लिए काम किया, उनको रिप्रेजेंट भी किया, तो उस जर्नी के बारे ज़रा बताइएगा। Right. So two-dimensional materials are a relatively new field. They were invented in 2004 इधर UK मैनचेस्टर में ही, और इसके लिए इन मटेरियल्स की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत यूनिक हैं। जो नॉर्मल मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं टू स्टडी। So while I was doing my masters in France, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था to understand this new field of material for electronics. So मेरा इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ था अपने मास्टर्स में, और मैंने देखा कि इन मटेरियल्स की वहाँ जो अब इम्पोर्टेंस है, it aligns with my expertise. So इस तरह से I got offer at University of Cambridge here, and I spent my last 4 years at Cambridge. And I did experiments in Cambridge Crafting Center, or it has been very interesting. Alhamdulillah, I was able to publish papers also during this time. Yes. तो ये है कि इनकी properties देखना very interesting था electronics के लिहाज से, और किस तरह अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं फॉर फ्यूचर इन इंडस्ट्री। राइट, आपने अपने स्कोप के बारे में तो बताया ही। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इधर पाकिस्तान में भी इसको ऐड कर दिया गया है, ग्रेड के लिए मटेरियल साइंसेस मेटलर्जी को भी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ज़रा विंसाई के बारे में बताइएगा, स्टेम सेल के बारे में बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से काम कर रही है, क्या हो रहा है इसमें? बिल्कुल, विंसाई पाकिस्तान was something very special to me, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से when I moved abroad to study, एक तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट रहना was very important for me and my values of and with my back home country. और मैंने एक गैप देखा था खुद से अंडर ग्रेजुएट में पाकिस्तान के, कि किस तरह जो अवेयरनेस है फीमेल स्टूडेंट्स के दरमियान करियर चूज़ करने में, स्पेशली इन स्टेम में। मैं बहुत हैरान थी कि काफ़ी लड़कियों को नहीं आइडिया था कि वो आईटी में जा सकती हैं या इंजीनियरिंग में जा सकती हैं और फ्यूचर करियर परस्यू कर सकती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना गैप है जिसको हमें कवर करने की ज़रूरत है, और हमने फिर उसके बाद विंसाई पाकिस्तान जो है वो बनाई थी, सेट की थी इन 2018, बैक इन 2018, और अब माशाल्लाह आई हैव सीन इट प्रोग्रेस। वी हैव अ टीम नाउ इन पाकिस्तान इन लाहौर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट स्कूल्स में जाके हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जिसमें आईटी रहा है, पाइथन रहा है, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमने देखा है। और आई वुड से थैंक यू टू ऑल द टीम एंड वॉलंटियर्स जो हमेशा दे कम फॉरवर्ड फॉर दिस, और इट्स अ वेरी पर्सनल कॉज। सो हर कोई जो काम करता है वो बड़े एक पर्सनल लगाव के साथ करता है, टू टीच देम, टू टीच गर्ल्स, and sometimes we also go to co-schools, so it's not that we are only focusing on women, but our primarily goal is towards women. All right. और मेरे ख्याल में सब साथ साथ ही होता है। ख़ातीन तो आगे बढ़ती हैं और साथ पे मर्द हजरात भी हैं, और जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव करें। महिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू साइड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर बहुत सारी ख़ातीन जो देख रही हैं वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होंगी। उनको एक स्कोप नज़र आ रहा है, एक डिफरेंट फील्ड ज़रूर नज़र आ रही है। वेल, बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। कमी आपको वेलकम बैक जनाब यारी। कुछ हेल्थ फिटनेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक लेटेस्ट ट्रेंड तो नहीं है, ऑल माई चाइल्डहुड आई हैव सीन, वो पिक्चर्स आती थी वेस्ट से, जिसमें लोगों को हमने देखा कि बड़ा शौक होता था, उनको बाथरूम में पहले अखबार पढ़े जाते थे, फिर किताबें पढ़ी जाती थी। टेक्नोलॉजी बदलती गई, लोग आगे बढ़ते गए, आदत ना बदली, लोग फ़ोन ले जाने लगे, टैब्स ले जाने लगे, कुछ होना शुरू हुआ। फिर कुछ रिपोर्ट्स आई, और रिपोर्ट से पता चला कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है बहुत सारे एस्पेक्ट से, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि एक रिसर्च की गई जिसमें तकरीबन 125 लोगों को शामिल किया गया, और पता ये चला कि 40% लोग जो कि इस्तेमाल करते हैं फ़ोन्स अपने वॉशरूम्स में ले जाते हैं, बहुत देर तक जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर बैठे रहते हैं, उससे कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें पाइल्स है, हेमोरॉइड्स हैं, और ये बहुत पेनफुल है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, और जो पेन से जो आपको इसके साथ गुजरना पड़ता है वो अलग मामला है। तो डॉक्टर अबीर सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम।
ज़रा मुझे बताइएगा, ये मतलब सालों साल से हम इस बारे में सुनते तो आ रहे हैं, बट स्टिल आई सी लॉट ऑफ पीपल जिनको ये बात पता ही नहीं है कि उनके लिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि टॉयलेट सीट तक अपना फ़ोन ले जाना। जर्म्स तो चले एक अलग बात है, बैक्टीरिया अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी हेल्थ के लिए कितना गलत है। नहीं जी ये बात सही है कि देखें काफी देर तक बैठना जो है वो वैसे भी खतरनाक है बाथरूम में, क्योंकि ये एक हाजत है। तो आप उस टाइम पे जैसे कोई हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन आए तो उसके बाद उठ जाते हैं बस, तो इस तरह स्टूल भी जब लगे और क्यों इसलिए इसको कॉल ऑफ नेचर भी कहते हैं कि भाई आप जाएं और फारिग होके वापस आ जाएं। तो तरीका यही है। उसका रीजन ये है कि ये जो जिसको हेमराइड कहते हैं, पाइल्स या ये जो बवासीर होता है, ये होता इसलिए है कि आप उसमें वन ऑफ द कॉज है। ये जो आप बता रही हैं ये भी एक कॉज है और सबसे टॉप पे ये कॉज है कि अगर आप ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो ये होता ये है कि ये हमारा जो एनल कैनाल होता है उसके बिल्कुल लोअर लेवल पे ये हमारी वेसल्स होती हैं जो कुशन बनाती हैं, हमारे एनल कैनाल को कुशन देती हैं। जब स्टूल पास होता है तो इस कुशन की वजह से इजीली पास हो जाता है। इनका बंच होता है वेसल का 3 जगह पे, उस बंच की वजह से हमारा स्टूल अच्छे तरीके से पास हो जाता है। अब अगर आप ज्यादा देर बैठेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है वो इसको नीचे खींचती है, और उसके अलावा अगर आप ज्यादा देर बैठेंगे ठीक है, तो इस आदत को खत्म ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप मतलब इतनी देर बैठे या उतनी देर। इफ यू फीलिंग लाइक यू वांट टू गो टू वॉशरूम, अगर आपको अर्ज है तो ठीक है। इफ यू फील लाइक यू डोंट हैव द अर्ज, गेट अप एंड कम बैक बाद में। उससे ये वेसल जो होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, ये वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने की वजह से ये बाहर आ जाती हैं, जिसको हम प्रोलेप्स कहते हैं। और इसमें फिर 3-4 डिग्रीज हैं हेमराइड की। सही। फर्स्ट और डिग्री, ये भी जरा बताइएगा डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को कि इसमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकेशन से या विद सम प्रैक्टिस आपको आप इससे छुटकारा पा लें? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें तीन स्टेज होती हैं। एक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री तो हम फिर भी टेबलेट और कुछ इंजेक्टेबल थेरापी होती है उससे कर लेते हैं। तो इसका हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आप हमें बता रहे थे कि छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही कितनी नुकसानदेह हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो, एंड विद दैट इट आल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शो। हमारी जनाब आपसे मुलाकात होने जा रही है कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।